हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हल्का सा मतलब चेंज होता है, लेकिन प्रश्न वही होता है, उसी को घुमा करके पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, बेसिक चीज़ें भी हमें क्लियर होती जाएंगी। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था डिजी लॉकर को लेकर के कि जिन्होंने भी इस बार सीटेट क्रैक कर लिया है तो डिजी लॉकर से आप किस प्रकार से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, यानी कि अगर आपने वहाँ पे अकाउंट बना लिया उसके बाद भी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ टेक्निकल इशू होगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन रुक जाइए तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चंस को हल करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही बायलिंगुअल है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल लगे आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में क्रॉस कर दिया था, तो आज की इस वीडियो में इसको क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून इज सरफेस। कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना है, 10 kg है। तो इसमें देखिए जो पृथ्वी पर जो भार हो जाता है किसी वस्तु का, तो वहाँ से इसको मतलब यहाँ पर 1/6 हो जाता है, जिसके कारण इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 60 न्यूटन होगा, क्योंकि इसमें हम केजी से वेट को नहीं लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, 60 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और यहाँ पर क्या है श्यामपट्ट का उपयोग और श्यामपट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो देखिए सबसे अच्छा जो एक्टिविटी होता है ईवीएस में वो होता है फील्ड विजिट। आप कहीं बच्चे को घुमाने लेके चले गए तो वहाँ से बच्चा अच्छे तरह से सीखता है किसी भी चीज़ को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इन्वायरमेंटल स्टडी करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ़ इट इज़। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह इंटीग्रेटेड हो, इंक्लूसिव हो, थीमेटिक हो या ऑल ऑफ दी अबव। इसमें हिंदी में भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। एकीकृत हो, समावेशी हो या विषयगत हो या उपयुक्त सभी। तो आप इसमें जो ऑप्शन आपका होगा सही वो हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, इसमें 2 के साथ जाएंगे। आपका जो समावेशी है, समावेशी जो है सही, समावेशी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 इंक्लूसिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th होगा। तो यहाँ पे दिया गया है The EVS textbook has a chapter on snake charmer. It is intended to make children aware and be sensitized for snake charmers, as children do not see them often these days. That snake charmers may not harm snakes and they need to be provided with alternatives before depriving them of their livelihoods. That animals keeping is good source of livelihood. That is an illegal act. अब इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। और यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि सपेरे का ये आजीविका होता है, इसी से रोजी रोटी चलती है, तो इससे हम उनको वंचित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उन्हें अलग से दूसरा काम देना होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। इट इज़
a good teaching learning opportunity for EVS teaching learning. It is for children who come empty stomach to school. It wastes a lot of precious time of teaching learning. It has nothing to do with teaching learning. तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका सही आंसर हो जाएगा. इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक टू स्कूल. ये खासकर गरीब बच्चों के लिए किया गया था जो भूखे पेट आते हैं स्कूल, तो उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी. तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन लगाएंगे वो सेकंड लगाएंगे कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं. तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाई. यहाँ पर लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन EVS टेक्स्ट बुक. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि लोड ऑफ इनकॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो है द EVS करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ. और देन उसके बाद जो दिया है वो है लेस वेट ऑफ स्कूल बैग. तो आप इसमें ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे कि लेस वेट ऑफ स्कूल बैग आपका सही आंसर हो जाएगा. यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं. पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है. EVS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत, EVS पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत, या फिर स्कूल बैग को कम करना. तो स्कूल बैग को कम करना ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन EVS क्लासरूम. EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है. यहाँ पर ऑप्शन देखिए, टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मर एंड लो अचीविंग स्टूडेंट एंड डू टू रेमेडियल टीचिंग. नेक्स्ट है टू include value of cooperation and working together to enable each child participate actively and learn. To manage students easily and reduce workload, boys and girls can learn separately. तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है. तो कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम छात्रों को अलग अलग नहीं कर सकते. सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना. बिल्कुल सही बात है कि हमें एक साथ ही सारे बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए एक ग्रुप में पढ़ाना चाहिए. साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना. बिल्कुल प्रबंधित करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. और लड़के और लड़कियों को अलग अलग सिखाना ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला. तो इसका ऑप्शन दिया है ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल लर्निंग एडेड असेसमेंट. यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है. यहाँ पर वाला का पूरा रूप क्या है. अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन. तो यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड. आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन. वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है. तो यहाँ पे दिया गया है आइडियाज़ दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, आइडियाज़ प्रेजेंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, ऑल आइडियाज़ दैट आर फॉर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमिना. तो यहाँ पर हिंदी में भी ऑप्शन को देख लेते हैं कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक. तो इसका आप लोग देख रहे होंगे आंसर. तो 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन 1, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट. ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पर भी आप लगा दीजिए विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है. तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि
वुमेन इट इज़ आर वीकर देन मैन, साइंटिफिक फैक्ट, स्टेरियोटाइप और सुपरस्टिशन और मिथ, ये क्या है? तो इसमें से देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर अंधविश्वास है, या फिर कोई मिथक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूढ़िबद्ध धारणा है, तो आपका स्टीरियोटाइप हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। बिहार के रिस्पेक्ट में जो है, बिहार के सापेक्ष में जम्मू और कश्मीर जो है और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष में पूछा है, तो इस तरह से हम जो यहाँ पर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, पश्चिम और पूर्व, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, और पूर्व और पश्चिम। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दिया गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ evaporation बी स्लोएस्ट, surface area increase but temperature decrease, surface area decrease but temperature increase, both surface area and temperature decrease, both surface area and temperature increase। हिंदी में भी देख लेते हैं कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होती है। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि होती है। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी तब होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में ही क्या होगी, कमी होगी। तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा कि बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, जब दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज मैपिंग स्किल, पोजीशन स्किल, ग्राफिक स्किल या डायरेक्शन स्किल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, या फिर ग्राफिक कौशल, और या फिर दिशात्मक कौशल। तो काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, तो आप इसका क्या बताएंगे, चित्रण कौशल, यानी कि आप क्या देंगे, फर्स्ट ऑप्शन मैपिंग स्किल है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद दिया गया है कि विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड environmental study to be taught as an integrated curricular area at the primary level, NCF 1988, NCF 2000, NCF 1975, NCF 2005। इसमें हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। NCF 1988, NCF 2000 और NCF 1975 या फिर NCF 2005। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर NCF 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? साउदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर, आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है वो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो होता है इस तरह की खेती होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर्स डैम्स। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है, इसलिए हम नहीं में भी जवाब देंगे। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर, hydropower facilities can have large environmental impacts, dam displace
indigenous people from their river lifelines. Dam increase sustainable growth. तो आपका फोर्थ ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फोर्थ जो है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलपास या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून। कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज। एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। कोल्ड डेजर्ट हैव नॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय और भारत में का ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, लद्दाख क्षेत्र को कहते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंड में सर्दियाँ होती है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है हवा बहुत पतली होती है यानी कम होती है। तो यहाँ पर आप जो आंसर देंगे वो देंगे एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताज महल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र क्लोरीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ही चीज़ दिया गया है। तो आपका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप इसका फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुल थे 19 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में हल किया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से समझ आ गया होगा और एक एक प्रश्न जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।